नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समय हो चुका है करंट अफेयर का, जो डेली हमारा अपडेट रहता है। आप लोगों को काफ़ी समय से इंतजार था करंट अफेयर अपडेट आने का, तो आप आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आप उपस्थित हो जाइए। और हमारा अब अपडेट है करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर हम इसमें इस टाइम कराते हैं जिससे कि आपको आने वाले सभी एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा सावधान बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलें, जिससे कि आपकी परीक्षाएं और भी आसान हो जाएं। ठीक है, हम करंट अफेयर को केवल एनालिसिस करते हैं, प्लस उसके साथ स्टैटिक जीके को भी हम एनालिसिस करते हैं। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आएँ जो सीधे एग्ज़ाम से आते हैं क्वेश्चन, जबकि ऐसे क्वेश्चनों से बचा जाए जिनका कोई भी वजूद नहीं होता परीक्षा बेस से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि भारत आयुध फैक्ट्री दिवस। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है भारत आयुध फैक्ट्री दिवस, यानी कि भारत आयुध फैक्ट्री दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 18 मार्च। कब? 18 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय आयुध कारखानों की स्थापना, यानी कि पहला पॉइंट क्या है? भारतीय आयुध कारखानों की स्थापना, यानी कि कब हुई थी? स्थापना की अगर बात करें, स्थापना कब हुई थी, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो स्थापना हुई थी आपकी 1972, यानी कब हुई थी? 1772, यानी 1772 और 1972 का, यानी कि अंग्रेजी शासनकाल में कर दी थी उन्होंने 1712 में। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से 1712 में इसकी करती थी, स्थापना करती थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर की, किसकी बात करते हैं? हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है ये? कोलकाता में जो है इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बात थोड़ी सी हमको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसके जो महासचिव हैं, कौन? महासचिव की अगर हम बात करें तो महासचिव है संजीव किशोर। ठीक है, संजीव किशोर। ठीक, तो इतनी बात आपको थोड़ी याद रखनी कि भारत आयुध फैक्ट्री दिवस, यानी कि भारत आयुध फैक्ट्री दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। और भारतीय आयुध कारखानों की स्थापना की गई थी 1712 है। ये कब है? 1712। ये 1712 में है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कोलकाता में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और महासचिव की अगर हम बात करें तो कौन है? संजीव किशोर इसके महासचिव है। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है? आप पॉइंट टू पॉइंट बना कर लिखते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा सावधानी यहाँ से हो जाए। ठीक है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से करना है आपको। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को मान्यता दे दी है। क्या दे दी है? मान्यता दी। ठीक, यानी कि इसका मतलब अमेरिका ने पहले जो था मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं दे रखी थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में क्या करी है? मान्यता। तो पहली बात ये, किस रूप में? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में। ठीक, अगर हम बात करते हैं किस किस के बीच में है मैकमोहन रेखा, तो किस किस के बीच में है मैकमोहन रेखा? सबसे पहली बात तो यही आ जाती है एग्जाम में कि मैकमोहन रेखा जो है वो किस किस के बीच में है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो भारत और चीन के। किसके? भारत और चीन। ठीक है भाई, भारत और चीन के बीच में आ जाती है। फिर दूसरी बात ये आती है कि इसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1914 में। स्थापना कब की थी? 1914 में हेनरी मैकमोहन ने। कब की थी? किसने की थी? हेनरी मैकमोहन ने। किसने की थी? हेनरी मैकमोहन ने की थी। ठीक है, तो इतनी तो आपको थोड़ी याद से रखनी है कि अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को मान्यता दी किस रूप में? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में। और भारत और चीन के बीच में ये है। और 1914 में हेनरी मैकमोहन ने इसकी का निर्धारण किया था।
अब इसके साथ साथ जो है आपको एक दो रेखा और याद रखनी है। जैसे कि हम बात करते हैं रेड क्लिफ की, एक हमारी कौन सी है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किस किस के बीच में है, किस किस के बीच में है, तो भारत और पाक, ठीक है, भारत और पाक के बीच में है ये रेड क्लिफ, ठीक है। अब इसकी स्थापना जो की गई थी वो किसने की थी, सर सिरियल रेडक्लिफ ने की थी। किसने की थी, सर सिरियल रेडक्लिफ ने की थी इसकी स्थापना। किसने, सर सिरियल रेडक्लिफ ने की थी। कब की थी, 1947, ठीक, ये हो गई है। फिर नेक्स्ट में अगर हम बात देखें, नेक्स्ट में अगर देखें तो कौन सी है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर कोई और डुरंड देख लेते हैं। कौन सी, डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा। ये पहले जो थी, पहले किस किस के बीच में थी, ये भारत और अफगानिस्तान के पहले जो थी किस किस के बीच में थी, भारत अफगानिस्तान के बीच में। परंतु 1947 के बाद ये किस किस के बीच में हो गई, ये पाक और अफगानिस्तान के बीच में हो गई थी, ठीक है जी। अब इसकी जो स्थापना की गई वो कब की गई, इसकी स्थापना की गई 1896। और किसने की, सर मोर्टियर डुरंड ने की। तो देखिए हमने यहाँ से सीखी है वो 3 रेखा के बारे में सीख लिया। क्वेश्चन जो था हमारा एक ही था करंट में, परंतु हमने 2 क्वेश्चन स्टैटिक के रूप में ऐड कर दिया यहाँ पर। यानी कि अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को जो है मान्यता दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। भारत और चीन के बीच में 1914 में इसकी स्थापना की थी, हेनरी मैकमोहन ने की थी। उसमें हमने फिर देखी रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच में है, सर सिरियल रेडक्लिफ ने इसकी स्थापना की थी 1947 में। फिर बात देखी डुरंड रेखा, ये पहले है भारत और अफगानिस्तान के बीच में होती थी। 1947 में जब देश आज़ादी मिली, ठीक है, तो उस टाइम पर 2 भागों में डिवाइड कर दिया था भारत को। तो उसके बाद में पाक और अफगानिस्तान के बीच में बनी, 1996 में इसका निर्धारण किया गया था। सर मोर्टियर डुरंड ने इसकी निर्धारण किया था, ठीक है। अब इसमें कुछ रेखाएं और भी हैं, जैसे कि आप 16वीं समांतर रेखा जो होती है वो उत्तरी सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री के बीच में है, ठीक है। और 49वीं समांतर रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा किसी से, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, थोड़ी 49वीं रेखा। और 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, ठीक है। इस तरीके से कुछ को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एक सर्कलिक लाइन होती है, सर्कलिक लाइन वो किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सर्कलिक है, ठीक है। सर्कलिक 24वीं और एक है 24वीं, सॉरी सर्कलिक, हाँ सर्कलिक हो जाएगी, हाँ दूसरी ही सर्कलिक बिंदु के बाद में एक 24 समांतर रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो गुजरात में है। वहाँ पर वो कोई मानता नहीं है उसको, पाकिस्तान मांगता नहीं, मगर भारत उसको मानता है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ से एनालिसिस हो गया। आपको उम्मीद, मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको बातें जो है बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं एनालिसिस। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध तीसरा क्वेश्चन जो है, प्रसिद्ध तमिल लेखिका, प्रसिद्ध तमिल लेखिका, ठीक है, प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी कौन है, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान, किससे, सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। और इनकी एक आत्मकथा थी, ठीक है, एक आत्मकथा जिसका नाम है सूर्यवंशम। क्या आत्मकथा का नाम है, सूर्यवंशम के लिए इसको मिला है, सूर्यवंशम के लिए इसको मिला है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि क्या मिला है, सरस्वती सम्मान मिला, ठीक है। सरस्वती सम्मान को कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, के बिरला फाउंडेशन जमा करता है, मतलब प्रसारित करता है। कितनी राशि मिलती है, 15 लाख रुपए मिलते हैं। कितने लाख रुपए मिलते हैं, 15 लाख रुपए। अब के बिरला जो ग्रुप है, के बिरला ग्रुप जो है तो किसको, व्यास सम्मान को और बिहारी पुरस्कार को, इनको 2 को और मतलब क्या करता है, शुरू करता है। तो थोड़ा याद रखना, प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी, ठीक है, को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इनकी 19 में एक आत्मकथा है सूर्यवंशम, उनके लिए दिया गया है। और कौन जारी करता है इसको, के बिरला फाउंडेशन जारी करता है, 15 लाख रुपए इनाम में मिलते हैं। जबकि व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान भी कौन जारी करता है, के बिरला फाउंडेशन निर्धारित करता है, ठीक है। इतनी बात आप थोड़ी सी यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है, इनको याद जरूर रख लेना इतनी बात को, ठीक है। तो यहाँ से तीसरा प्रश्न जो है हमारा एनालिसिस हो चुका है, ठीक है भाई। तीसरा प्रश्न जो है वो भी हमारा क्या हो चुका है, एनालिसिस हो चुका है। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है,
अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है एक बार इंक डाल लेते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है, पीएम मोदी ने जो अभी एक काम किया है वो क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यानी किसने, पीएम मोदी ने, पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी ने। चौथा प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी क्या है चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी, ठीक है, नहीं बांग्लादेश के बीच यानी भारत बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। क्या कह रहा है, उद्घाटन किया है जी। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब भारत की तरफ से मोदी और बांग्लादेश के बीच में शेख हसीना, कौन, शेख हसीना के बीच में समझौता हुआ, ठीक है। अब ये कितनी लंबाई कितनी है इसकी, अगर हम बात करें तो लंबाई, अगर इसकी बात करें तो लंबाई है 130 किलोमीटर। कितनी है, 130 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 130 किलोमीटर, जिसमें से 6 किलोमीटर जो है भारत में, जिसमें से कितनी, 6 किलोमीटर जो है ये भारत में है, 6 किलोमीटर भारत में, और 124 किलोमीटर ये बांग्लादेश में, तो इतना याद रख लेना। फिर इसमें और तो ज़्यादा एग्जाम में पूछेगा नहीं, भाई इतना पूछ सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक, तो सिलीगुड़ी से लेकर एक जगह है आपकी बांग्लादेश में पावतीपुर, कौन सा है, सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी कहाँ से लेकर, सिलीगुड़ी से लेकर पावतीपुर बांग्लादेश में। तो ये 2 जगह है, इनके बीच में पाइपलाइन है, ठीक है, इनके बीच में पाइपलाइन ही है। इतनी थोड़ी याद रखना है। अब होगा क्या, यानी कि 2.5 लाख टन, यानी कितना, इसके माध्यम से 2.5 लाख टन डीजल का जो है आवागमन होगा, यानी डीजल का क्या होगा, आपूर्ति होगी, कहाँ के लिए, बांग्लादेश के लिए। कितनी, 2.5 लाख टन डीजल की आपूर्ति होगी बांग्लादेश के लिए, ठीक है जी, ये होगी। मगर इसे धीरे धीरे बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, 5 लाख कर दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा, 5 लाख यहाँ से कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात थोड़ी सी यहाँ से याद रख लेना। तो 4 प्रश्न हो चुके हैं, इतनी बात लिखो। और ये करंट बहुत ऐसा मिल रहा है, डाटा बिल्कुल सटीक, दुनिया भर की बात है, आपको याद रखने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दुनिया भर की बातें यहाँ से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत कम शब्दों में ऐसा करंट आपको मिल रहा है कि जो आपको बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। इतनी बात हम यहाँ तक कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाया रोबोटिक्स ने पहला स्वदेशी क्वाड्राफ्ट रोबोट का उद्घाटन किया, क्या लॉन्च किया, स्वायत्त रोबोटिक ने पहला स्वदेशी क्वाड्राफ्ट रोबोट लॉन्च किया, ठीक है। इतनी बात आ गई। अब ये किसके माध्यम से हुआ है, ये हुआ DRDO के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ से जब DRDO है तो स्टैटिक क्या मोस्ट हो जाएगा, DRDO हो जाएगा मोस्ट। तो अब DRDO के बारे में बात कर लेते हैं। तो DRDO की स्थापना अगर हम बात करें, कब हुई थी स्थापना, थोड़ा याद रखना, कब हुई थी स्थापना, थोड़ा याद है आपको, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें कि इसके जो महानिदेशक हैं, इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है, महानिदेशक कौन है, तो क्या है, जल्दी बताओ, समीर बी कामत, ये इनके क्या हैं, महानिदेशक कह दो या अध्यक्ष कह दो। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और तो कुछ नहीं है ना, बस इतना थोड़ा करके लिखते रहो, और बिल्कुल बस बढ़िया मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है भाई, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, बहुत ऐसा मान के चलिए जान आ जाएगी करंट अफेयर में, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। ये क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा नोट कर लेना है, विपिन
द मैन क्या है? बिपिन द मैन, ठीक है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है, नामक एक पुस्तक है। इसका जो विमोचन किया है, लिखा, वो किसने लिखा? बिस्वत रावत ने लिखा। क्या है? बिस्वत रावत ने लिखी है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बन गया, यानी कि बिपिन रावत या बिपिन लिख लो, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। ये पुस्तक है, क्या है ये पुस्तक है, और ये किसने लिखी है? बिस्वत रावत ने लिखी है, ठीक। ये तो बात आ गई यहाँ से। अब बात करते हैं क्या कि बिपिन रावत, ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये जो है बिपिन रावत इनके ऊपर है। अब ये क्या थे? ये हमारे, ऐसा मान के चलिए, ये हमारे क्या थे? 27वें सेना अध्यक्ष थे। 27वें सेनाध्यक्ष थे, जो कब से कब तक रहे थे? 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर और 2016 से और 19 तक ये रहे थे। कब तक रहे थे? 2016 से लेकर 19 तक ये रहे थे। परंतु ये दूसरी बात, इनकी खास बात क्या है कि ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है भाई। स्टाफ ये भी रहे थे, जिसे हम कहते हैं CDS। क्या कहते हैं? CDS कहते हैं, CDS, ठीक है, ये रहे थे, ठीक है भाई। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म बिस्वत रावत ने लिखी है, बिपिन रावत के ऊपर लिखी गई है। बिपिन रावत कौन थे? 27वें सेनाध्यक्ष थे, और जो 31 दिसंबर 2016 से 19 तक रहे थे, ठीक है, और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे थे। अगर हम बात करते हैं तो ये चीफ ऑफ डिफेंस जो बने थे वो 1 जनवरी को बने थे। कब बने थे? 1 जनवरी 2020 को बने थे। इतनी बात तो आ गई यहाँ से। अब बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और कब हुआ था जन्म? अगर हम बात करें तो 8 मार्च। कब हुआ था? 16 मार्च। कब हुआ था भैया? 16 मार्च 1958 को। कब हुआ था? 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 8 दिसंबर, इनकी मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 8 दिसंबर और 2021 को हुई थी। कब हुई थी? 2021 को। कहाँ से कहाँ तक? जब ये तमिलनाडु से कुन्नूर, यानी तमिलनाडु के कुन्नूर तक, ठीक है। कहाँ तक? तमिलनाडु कुन्नूर में, नीलगिरी पहाड़ी के पास में जो है, इनका हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था हेलीकॉप्टर, जिसकी वजह से क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु की थी। तो इतनी बात थोड़ी याद रख लेना, इससे ये स्टैटिक भी बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? स्टैटिक, ठीक है भाई। क्या है? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक बिस्वत रावत ने लिखी थी। किसके ऊपर लिखी हुई है? बिपिन रावत के ऊपर। बिपिन रावत 27वें सेनाध्यक्ष हैं, जो 31 दिसंबर 2016 से 19 तक रहे थे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे थे, जो CDS बोला जाता है। 1 जनवरी 2020 को बने थे, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में का जन्म हुआ 16 मार्च 1958 को। मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को हुई, तमिलनाडु कन्नौर के पास, नीलगिरी पर्वत के पास, ठीक है, इनकी ये हुई, ठीक है भाई। इतनी थोड़ी सी यहाँ से बात याद रखना, अब जो हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है जी, अगर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करके देखें तो वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना दिया है उन्होंने। क्या? शिक्षा मंत्रालय ने, किसने? शिक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट दी है। शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब ये प्रस्तुत की तो कोई नई बात रही है, तो इन्होंने बताया कि सबसे कम साक्षर जो है वो कौन है। तो नंबर 1 पे जो है वो बिहार, नंबर 2 पे जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसे बताया। और नंबर 3 पर जो बताया वो राजस्थान को बताया, ठीक है, राजस्थान, ठीक है भाई। तो ये शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसी बार, ठीक है। उसमें बताया कि सबसे कम साक्षरता जो है वो कहाँ पर है? बिहार में। सबसे दूसरे नंबर पर जो है अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरी जो है वो राजस्थान में। अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में कितनी है? 61.8%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो कितनी है?
65.8%, 65.3%, 65.3%। ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें तो 66.1%, 66.1%। तो ये आ गया शिक्षा मंत्रालय का आंकड़े, शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े आ गए हैं साक्षरता रिपोर्ट के 2023 के आंकड़े आ चुके हैं। और इसमें बिहार को सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बनाया है। ठीक है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश को, तीसरे को राजस्थान को। ठीक है। इतना डाटा आपको मिल गया। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा साक्षरता जो हो किसकी, तो सबसे पहले किसकी है, केरल। क्या है, केरल। फिर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो केरल के बाद में किसकी है, लक्षद्वीप। किसकी है, लक्षद्वीप। तीसरे की बात करें तो मिजोरम की। किसकी है, मिजोरम की। ठीक है। केरल की जो साक्षरता है वो कितनी है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। केरल की साक्षरता कितनी है, तो कितनी है, 94%। कितनी है, 94%। लक्षद्वीप की याद होगी तुम्हें, कितनी है, 91.85%। ठीक है। मिजोरम की जो है कितनी है, 91.3। कितनी है, 91.3%। ठीक। इतनी बात याद रख लेना। कितनी, इतनी बात याद रख लेना यहाँ से अभी फिलहाल में। क्या है, शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बिहार को सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बताया है। और बिहार की कितनी साक्षरता है, 61.8%। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, 65.3%। राजस्थान की कितनी, 76.1% बेटा। ठीक है। और केरल की जो है 94% सबसे ज़्यादा साक्षरता में। दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप की कितनी है, 51.85 है। मिजोरम की कितनी, 91.3। अब बात आती है कि भारत की साक्षरता कितनी है। अब जो है बात आती है किसकी, भारत की साक्षरता कितनी है। तो अब अगर हम बात करें भारत की साक्षरता के ऊपर, तो भारत की साक्षरता जो है वो कितनी है, भारत की साक्षरता जो पूछी जाती है वो कितनी है, तो वो है आपकी 74.04। कितनी है, 74.04। ठीक है भाई। इसमें जो है, इसमें 82.14 जो है वो पुरुष साक्षरता है। क्या है, 1.4 मतलब 82.14 क्या है, पुरुष। ठीक है। अगर बात करें 65.4 ये है महिला। ठीक है जी, ये क्या है, महिला। अगर हम यहाँ पर देखें शहरी साक्षरता देखें तो शहरी साक्षरता जो है वो हमारी कितनी है, 84.4%। और ग्रामीण साक्षरता देखें, ग्रामीण साक्षरता अगर हम देखें तो ग्रामीण साक्षरता जो है वो हमारी है 67.7%। कितनी है, 67.7%। इतनी बात आंकड़े आ चुके हैं। यानी कि हमने एक आंकड़े और अपडेट कर दिए हैं आपको। इसमें स्टैटिक देखो कितना ऐड कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। भारत की साक्षरता 74.04 है। ठीक है। और 82.14 जो है पुरुष साक्षरता है। 65.41 है वैसे तो महिला साक्षरता है। फिर शहरी साक्षरता है 84.4 है। अगर शहरी मामले में पूछ ले तो ग्रामीण में कितनी है, 67.7 है। अब यहाँ पर एक राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या है, तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े अगर चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूपी में। ठीक है। यूपी इधर लिख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो क्या है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है वो कितनी है, 67.68% है यूपी की। ठीक है। इसमें पुरुष साक्षरता जो है, पुरुष साक्षरता जो है 77.28। कितनी है, यानी कि मेल कितनी है, 70 मेल साक्षरता 77.28%। जबकि फीमेल साक्षरता जो है वो कितनी है, वो है 57.18%। 57.18% याद रखना। और यूपी जो है साक्षरता के मामले में 29वें राज्य के रूप में है। कितने राज्य के रूप में, 29वें राज्य के। ठीक है भाई। तो यूपी जो है वो साक्षरता के मामले में कौन से नंबर पर, 29वें नंबर पर है। तो यूपी की साक्षरता 67.68, मेल साक्षरता 77.28, फीमेल 57.18। भारत की साक्षरता कितनी है, 74.04। पुरुष साक्षरता 82.14, महिला साक्षरता 65.4, शहरी साक्षरता 84.4, ग्रामीण साक्षरता आपके 67.7, बिहार की साक्षरता 61.8, अरुणाचल प्रदेश की 65.3, राजस्थान की 66.1, केरल की 94%, लक्षद्वीप की 91.8 और मिजोरम की 91.3। ये शिक्षा मंत्रालय ने जो है नवीनतम आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए हैं। नवीनतम आंकड़े जो है प्रस्तुत कर दिए। इतनी बात जो है ज़रूर याद रख लेनी है आपको। ठीक है भाई, इतनी बात जरूर याद रखनी है। क्लियर इतना, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। बताओ, इतना बढ़िया आपको डाटा मिल रहा है, इतना सटीक डाटा मिल रहा है और बिल्कुल ऐसा स्टैटिक के साथ मिल रहा है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, बताइए। तो अब बात करते हैं 2023, यानी कि 2023 की दुनिया में, या 2023 की दुनिया में। ठीक है, 2023 की दुनिया में महानतम स्थानों में टाइम्स, आपने देखा होगा टाइम्स मैगजीन, तो टाइम्स मैगजीन में
में भारत के दो स्थानों को शामिल किया गया। 2 स्थानों को शामिल किया गया। ठीक है भाई, 2 स्थानों को शामिल किया गया। ये आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2023 की दुनिया में महानतम स्थानों को, सर्वोच्च स्थानों को टाइम्स मैगजीन में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। अब वो 2 स्थान कौन कौन से हैं, 2 स्थान कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। तो मयूरभंज कौन था पहला, मयूरभंज, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। क्या है ये, उड़ीसा में। दूसरा है लद्दाख, दूसरा क्या है, लद्दाख। तो ये कहाँ, ये तो भारत का पता ही है इसमें, लद्दाख। ठीक है, तो इनको जो है कहाँ पर किया गया है, ये टाइम्स इंडिया में शामिल किया गया है, टाइम्स इंडिया में शामिल किया गया। अब बात आती है कि टाइम्स इंडिया का जो है वो वरिष्ठ संपादक जो है वो कौन है। तो एमा बार्बर बोनोमर, क्या है, बोनोमर। ठीक है जी, तो ये जो है वरिष्ठ संपादक है। कैसे हैं, वरिष्ठ संपादक है टाइम मैगजीन के। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, अगर हम एक और बात करते हैं इसमें क्वेश्चन, ये तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चल ही रहे हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन की बात और करें हम, तो गृह मंत्रालय ने, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, एग्जाम में क्या आ सकता है, गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मगर यहाँ पर गृह मंत्रालय के साथ साथ ये क्या हो जाता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय लिखना चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों को, यानी किसको, भूतपूर्व सैनिकों को अग्निवीर में, किसमें, आपने नाम सुना होगा, अग्निवीर में कितना, 10% आरक्षण देने की घोषणा की। अब ये बहुत बढ़िया हो गया, ये क्या हो गया, अब बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि जितने भी भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको 10% कोटा यहाँ से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10% कोटा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सर्विस कितनी है, अग्निवीर जो सर्विस है वो 17 वर्ष से आयु जो है वो कितनी वर्ष है, 21 वर्ष, 17 वर्ष से 21 वर्ष। और सेवा कितने की है, अगर हम बात करें सेवा कितने की है, तो 4 वर्ष की जो है यहाँ पर सेवा। ठीक है, 4 वर्ष की यहाँ से सेवा, इतनी यहाँ से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है करंट में, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी इसलिए बताते हैं जिससे कि आपको एक बार वीडियो देखोगे तो कुछ और याद आ जाएगा, दूसरी बार देखोगे तो कुछ और याद हो जाएगा। तो इस तरीके से वो जल्दी थोड़ा तैयार हो जाएगा आपको। तो क्या है, स्नेक इन द गंगा, स्नेक इन द गंगा। ठीक है, ब्रेकिंग इंडिया, क्या है, ब्रेकिंग इंडिया 2.0। ठीक है जी, 2.0 ये याद रखना, स्नेक इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0। ठीक है, नामक पुस्तक का मतलब लेखन किया गया है। अभी किसने किया है, तो श्री संजीव मल्होत्रा ने किया है। इसका किसने किया है, श्री संजीव मल्होत्रा ने किया है इसका संपादन। इनका साथ जो दिया है, इनका साथ श्रीमती विजया ने दिया है। इनका साथ जो दिया है किसने दिया है, श्रीमती विजया ने इनका साथ दिया है। जबकि मैं आपको बताता हूँ ब्रेकिंग दुनिया, यानी ब्रेकिंग दुनिया या ब्रेकिंग इंडिया, ठीक है, ब्रेकिंग इंडिया 1 जो थी, ब्रेकिंग इंडिया 1.0, ब्रेकिंग इंडिया जो थी 1.0, उसका जो वो किया गया था, लेखन वो किया गया था 2004 में। और जो संजीव मल्होत्रा की दूसरी पुस्तक थी, तो संजीव मल्होत्रा की क्या थी, इनकी दूसरी पुस्तक, ठीक है, दूसरी पुस्तक जो थी वो कौन थी, ये दूसरी पुस्तक है, समझ गए नहीं, यानी कि ये जो थी कौन सी थी, दूसरी पुस्तक थी, कौन थी, आपकी ब्रेकिंग इंडिया 1.0, ये दूसरी पुस्तक थी। ठीक है, इसका जो लेखन किया गया था वो कब किया गया था, 2014 में। इसने बताया क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट है। अब बात आती है जब दूसरी पुस्तक ये थी तो पहली पुस्तक कौन सी थी, तो पहली पुस्तक कौन सी थी, तो यहाँ पुस्तक थी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सी थी, ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर, क्या है, फ्यूचर ऑफ पावर। तो पुस्तक का नाम दोबारा सुन लो, ऑन
और आर्टिफिशियल, ठीक है, इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर। तो ये थी इनकी पहली पुस्तक। अब दूसरी पुस्तक कौन थी? ब्रेकिंग इंडिया 1.0, 2014 में इनका प्रकाशन किया गया था। तो इतनी थोड़ी सी बात यहाँ से याद रखनी है आपको, ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से याद रख लेनी है। और अब बताइए, अभी एक बार थोड़ा सा ये देख लेंगे, एक बार एक क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता क्या। एक आपने नाम सुना होगा ICC, क्या नाम सुना होगा? ICC। ये नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बोल रहा हूँ। ICC का मतलब है, ICC का इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सॉरी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, क्या कहते हैं? मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना इसको। क्या कह सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, यानी कि ICC ने किसको? व्लादिमीर पुतिन, यानी कि रूसी राष्ट्रपति, किसको? जो रूस के राष्ट्रपति हैं, क्या हैं? राष्ट्रपति, क्या हैं? जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन, क्या नाम है? पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन को क्या करा है? के खिलाफ जो है वारंट जारी कर दिए हैं। क्या जारी कर दिए हैं? वारंट जारी किए हैं। क्यों किए गए हैं? क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चला था, ठीक है, यूक्रेन युद्ध का अपराध है इनके ऊपर। और वो अपराध क्या है? बच्चों के गैरकानूनी निर्वासन को लेकर। यानी क्या है कारण क्या है? कारण जो है वो है बच्चों के गैर कानूनी निर्वासन को लेकर है, ठीक है। और ये क्या है? यूक्रेन युद्ध को लेकर, ठीक है। अब बात आती है यूक्रेन युद्ध की। तो यूक्रेन युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 2022 को हुआ था। कब हुआ था ये? 24 फरवरी 2022 को ये युद्ध हुआ था, ठीक है। लगभग इसमें 60,000 लोग जो थे मारे गए थे। कितने लोग? लगभग 60,000 लोग जो है इसमें मारे गए थे, ठीक। अब बात आती है इसमें ये कि ये हुआ क्यों था? क्योंकि यूक्रेन चाहता था नाटो में, यूक्रेन जो चाह रहा है वो नाटो में सहयोग मतलब शामिल होना, यानी किसमें? नाटो में शामिल होना। जबकि रूस जो है इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो भारत की अब इसमें क्या भूमिका है? तो भारत जो है, भारत ने जो साथ दिया वो किसका दिया? रूस का साथ दिया। तो भारत की स्थिति भी हमें पता होनी चाहिए कि भारत ने जो है किसका साथ दिया। तो भारत ने साथ दिया किसका? रूस का। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आज का हमारा करंट अपडेट ये था, ठीक है। ऐसा होता है कि थोड़ा सा एनर्जी का डाउन हो ही जाती है, क्योंकि इस टाइम हमें करंट अफेयर के अपडेट देना होता है, तो थोड़ा सा लग जाता है कि अनकम्फर्ट सा महसूस करते हैं। परंतु हम डाटा फिर भी कोशिश ये करते हैं कि पूरी अच्छी तरीके देते हैं, और इसी तरीके से चलता रहता है। हम और भी एनर्जी के साथ आपके सामने यहाँ से प्रस्तुत होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नए सेशन में, नए करंट अफेयर के साथ, नए स्टेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।